नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना चलाई थी। इस योजना का प्रदेश के लोग जमकर लाभ उठाते नजर आ रहे हैं और हरियाणा सरकार की इस योजना के लिए वो धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है कि प्रदेश के किसी भी वर्ग को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गरीबों के लिए तो हरियाणा सरकार तरह तरह की योजनाएं चला ही रही है ताकि उनका उत्थान किया जा सके। और इसी कड़ी में प्रदेश की सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल ब्याज माफी योजना शुरू की है ताकि प्रदेश के जो लोग बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं उनका बिजली का बिल माफ किया जा सके या उस पर ब्याज माफी की जा सके। इस योजना का सोनीपत में काफी उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया और मनोहर सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। जिस बंदे ने 12/2021 से पहले का बिल रोक रखा था उसके सरकार ने स्कीम के तहत चलते ब्याज माफ कर दिया। जो एक बार भरेगा उसको 5% का भी फायदा मिलेगा, जो एक बार नहीं भरेगा उसको सिर्फ सरचार्ज का फायदा मिलेगा। अगर मैं बात सोनीपत जिले की करूं तो अभी हमारे सिस्टम में 69,000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिसमें 47,000 कंज्यूमर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वो अभी बिजली की हमारे बिल की राशि उचित समय पर या नियत समय पर जमा नहीं करा पा रहे हैं और उनको हम डिफॉल्टर की श्रेणी में काउंट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ विभाग भी और सरकार भी ये मानती है कि कई बार उपभोक्ता जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं होना चाहता, उसकी कोई पारिवारिक, उसकी कोई सामाजिक या कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसको मजबूरी में डिफॉल्टर हो जाना पड़ता है। तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरकार समय समय पर बिल माफी योजना, ब्याज माफी योजना करके एक स्कीम से ले आती है जिससे ऐसे उपभोक्ताओं को उनकी उस परेशानी से निकाला जा सके और उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके। तो अगर मैं बात करूं अपने डिफॉल्टिंग उपभोक्ताओं की तो आज की तारीख में जिले में 69,727 डिफॉल्टर्स हमारे हैं जिनके ऊपर लगभग 235 करोड़ की राशि बकाया है। लेकिन जो पिछले कुछ महीनों में हमने सरचार्ज वेवर स्कीम चलाई और लोगों ने उसका फायदा उठाया तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि 18,874 लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया और उन्होंने अपने 5 करोड़ 85 लाख के सरचार्ज को माफ कराते हुए 28 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि विभाग में जमा कराई। और मुझे खुशी है कि अगर ये 18,874 उपभोक्ता आने वाले समय में अपने बिजली के बिल नियमित तौर पे जमा कराते रहेंगे तो हम उनका सरचार्ज माफ करेंगे और उनको मेन स्ट्रीम में लाकर आगे सुचारू रूप से हम उनके साथ बिजली सप्लाई की व्यवस्था चलाते रहेंगे। हरियाणा में बिजली निगम ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। सोनीपत में 1200 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया। 1200 उपभोक्ताओं ने 15 लाख रुपए का ब्याज माफ करवाया। बिजली के बिल भरकर खुद को डिफॉल्टर की सूची से उन्होंने बाहर किया है। सोनीपत में बिजली विभाग के करीबन 5,000 से ज्यादा डिफॉल्टर उपभोक्ता थे। साथ ही इस योजना को अब और ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि अब 31 दिसंबर तक कर दी गई है। सोनीपत सिटी सब डिवीजन एसडीओ अश्विनी कौशिक ने बताया कि डिफॉल्टरों से पैसा निकलने के कारण विभाग को भी फायदा पहुंचा है और लोगों को भी बिल भरने में लाभ हुआ है। हमारे ऑफिस के अंदर लगभग 5,000 कंज्यूमर ऐसे एलिजिबल थे जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते थे, जिनमें से लगभग तकरीबन 1200 कंज्यूमर ने इसका फायदा उठाया है और उनका करीबन 15 लाख के करीब ब्याज भी माफ हुआ है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये योजना चलाई गई कितनी कारगर साबित हुई है और खासतौर पर विभाग को कितना इसमें फायदा हुआ? विभाग को भी काफ़ी फायदा हुआ है तथा कंज्यूमरों को भी
काफ़ी उनका ब्याज माफ़ हुआ है और स्कीम पूरी कारगर साबित हुई है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आगे डिफॉल्टर की सूची में ना आए? बस लोगों से यही अपील है, अपना समय पे बिल भरें और ताकि उनका डिफॉल्टर सूची में नाम ना आए। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों बिजली के बिलों का भुगतान करवाने के लिए ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया था। ये योजना ग्रामीण और शहरी स्तर पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए चालू और कटे हुए कनेक्शनों के लिए लागू की गई थी, जिसका प्रदेश के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर विभागों को मर्ज करने का फैसला लिया है। 19 विभाग मर्ज कर 8 बना दिए गए हैं। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभागों के मर्जर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। विचार विमर्श के बाद एजेंडे पर मोहर लगाई गई है। कौन कौन से विभाग जो है मर्ज किए गए हैं, इसके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा गठन के बाद पहली बार सरकारी विभागों को बड़े स्तर पर मर्ज किया गया है। 19 विभाग मर्ज कर 8 बना दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को खत्म करने पर सहमति बनी है। आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित्त महकमे और अग्निशमन सेवाएं एवं सुरक्षा को शहरी स्थानीय निकाय से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में शिफ्ट किया जाएगा। एक विभाग से जुड़ा एजेंडा पास नहीं हो पाया। बीते 21 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभागों के मर्जर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव डीएस ढेसी, सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव आदित्य दहिया के अलावा प्रशासनिक सचिव ने विचार विमर्श के बाद एजेंडे पर मोहर लगाई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन विभागों को कहां मर्ज किया गया है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा और बिजली, जिसका अब नया नाम ऊर्जा विभाग होगा। एससीबीसी कल्याण व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कल्याण विभाग का नाम अब सामाजिक न्याय अधिकारिता अंत्योदय व एससीबीसी होगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम अब उच्चतर शिक्षा होगा। पर्यटन, पुरातत्व, संग्रहालय व अभिलेखागार का मर्ज होने के बाद नाम धरोहर और पर्यटन होगा। सूचना, जनसंपर्क व भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का नाम अभी तक साफ नहीं हुआ है, हालांकि इसका मर्जर होगा, ये साफ है। कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले, उद्यमिता के विभाग का नाम अब युवा सशक्तिकरण होगा। निगरानी और समन्वय, प्रशासनिक सुधार विभाग अब सामान्य प्रशासन विभाग के नाम से जाना जाएगा। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी प्रबंधन को अब राजस्व एवं आपदा विभाग के नाम से जाना जाएगा, यानी इसमें इसका मर्ज कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे रूटीन वर्क बताया। डिपार्टमेंट्स का कुछ, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट से परामर्श करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ समय लगता है। लेकिन डिपार्टमेंट्स कई बार ऐसा होता है जो एक जैसे ही काम है, अब एक जैसे काम में 2 जगह बांट के करना, फिर उतने अधिकारी ज्यादा करना, उसका अननेसेसरी जिनका खर्च है, अननेसेसरी मैन पावर ज्यादा लगती है, उन सबको एक प्रकार से रिवाइज करने का काम है। पहले भी कई बार हुए हैं, एक डिपार्टमेंट के 2 भी हुए हैं, 2 के 1 भी हुए हैं। कोई सामान्य प्रोसेस है, कोई उसके अंदर बहुत बड़ा कुल कितने डिपार्टमेंट में मत करने की तैयारी है? करके एक कर देंगे, काम तो वही है। पावर ही वहां से मिलनी है, पावर यहाँ से मिलनी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, एक ही सेक्रेटरी काम कर लेगा, एक मंत्री काम। मंत्री तो एक पहले भी एक ही है। नहीं, उसमें कई जगह डिपार्टमेंट से लिखा कि मंत्री और एसीएस जो है या प्रशासनिक सचिव वही करेंगे, डायरेक्टरेट काम नहीं, वो तो नीचे डायरेक्टरेट होते हैं, वो अलग अलग भी वैसे काम करते रहेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी विभागों को मर्ज करने पर प्रतिक्रिया दी। ये देखिए, मोदी जी भी कहते हैं कि पुराने सिस्टम में बहुत सारे कानून ऐसे जिनकी जरूरत नहीं है, उन कानूनों को खत्म करने का काम है। कुछ ये छोटे छोटे विभाग इस तरह के बना रखे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो इकट्ठे, जैसे शिक्षा के विभाग में हायर एजुकेशन में अलग है, इसमें सब छोटी एजुकेशन का अलग है, कोई और इसी से संबंधित अलग अलग है, तो उनको एक करके एक विभाग का नाम दिया है। तो इससे एक सरलीकरण होगा और इसके जो मंत्रियों के पास भी काम करने की जो है सामर्थ्य बढ़ेगी, विभाग के अफसरों की बढ़ेगी और जनता को भी लाभ होगा।
सरकार ने ये निर्णय सरकारी विभागों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए लिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधानसभा में सरकार की तरफ से संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार के विभिन्न आवंटन नियमों में बदलाव होना है, मर्ज हुए विभागों का मंत्री और प्रशासनिक सचिव एक ही होगा। निदेशालय पहले की तरह काम करते रहेंगे। कर्मचारियों का कैडर भी मर्ज नहीं होगा। और कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए खेती की नई नई तकनीकें आ रही हैं। इसी तरह एरोपोनिक तकनीक के जरिए अब हवा में आलू उगाया जा सकता है। यह पोटैटो टेक्नोलॉजी केंद्र करनाल के श्यामगढ़ का क्रांतिकारी कदम है। इस पोटैटो सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक MOU साइन हुआ है। इसके बाद सरकार से एरोपोनिक प्रोजेक्ट की अनुमति मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के करनाल में बागवानी विभाग की देखरेख में आलू केंद्र इस तकनीक से खेती करने में अपना योगदान दे रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एरोपोनिक तकनीक के जरिए किसान अब बिना मिट्टी, बिना जमीन, हवा में आलू उगा सकेंगे। इस तकनीक में शुरुआत में लैब से आलू हार्डनिंग यूनिट तक पहुंचते हैं। इसके बाद पौधे की जड़ों को बायोस्टीन में डुबोते हैं। उसमें कोई भी फंगस नहीं लगता। इसके बाद बेड बनाकर उसमें कॉकपिट में इन पौधों को लगा दिया जाता है। इसके तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद इन पौधों को एरोपोनिक यूनिट के अंदर लगा दिया जाता है और फिर उचित समय के बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। एरोपोनिक तकनीक से 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ती है। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आमतौर पर ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पैदावार बेहद कम आती है। एक पौधे से 5 छोटे आलू मिलते हैं, जिन्हें किसान खेत में रोपित करता है। इसके बाद बिना मिट्टी के कॉकपिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया। इसमें पैदावार करीब 2 गुना हो गए। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन किया जा रहा है। इसमें बिना मिट्टी, बिना जमीन के आलू पैदा होने लगते हैं। एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू दे रहा है, जिन्हें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा रहा है। इस तकनीक से करीब 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। आलू केंद्र करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि एरोपोनिक एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एरोपोनिक्स यानी हवा में आलू को पैदा करना। उन्होंने बताया कि इस तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वो मिट्टी के जरिए नहीं बल्कि लटकती हुई जड़ों को दिए जाते हैं। इस तकनीक के जरिए आलू के बीजों का बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जो किसी भी मिट्टी जनित रोगों से रहित होंगे। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले इस खेती के जरिए ज्यादा संख्या में पैदावार मिलती है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि आने वाले समय में इस तकनीक से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की कमी पूरी की जा सकेगी। केंद्र में एक यूनिट में इस तकनीक से 20,000 पौधे लगाने की क्षमता है। इससे आगे फिर करीब 8 से 10 लाख मिनी ट्यूबर्स या बीज तैयार किए जा सकते हैं। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं यहाँ पे SRF के पद पे कार्य करता हूँ और मैं बेसिकली यहाँ पे एरोपोनिक प्रोजेक्ट को डील करता हूँ। एरोपोनिक्स का मतलब होता है कि हवा में आलू तैयार करना, बिना मिट्टी के तैयार करना। इसका प्रोसेस क्या होता है कि मतलब जैसे हमारे लैब में प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, टिश्यू कल्चर लैब में, उन प्लांट्स को हम धीरे धीरे टेम्परेचर पे बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम उसे कोकोपीट में हार्डनिंग करते हैं। 20 से 25 दिन हार्डनिंग करने के बाद उसे हम चाहें तो नेट हाउस में ले जा सकते हैं और चाहें तो उसे एरोपोनिक्स में ले जाते हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि नेट हाउस में अगर आपने वो हार्डन प्लांट लगाया तो आपको 8 से 10 मिनी ट्यूबर देगा मिनिमम, और यही है वो अपने हार्डन प्लांट अगर एरोपोनिक्स में लगाया तो आपको 30 से 40 ट्यूबर देगा मिनिमम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई मिट्टी का कोई रोल ही नहीं, सॉइल का कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें सॉइल रहित बीमारियों का भी कभी आएंगे नहीं। ये 100% प्योर शीट देगा आपको, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसमें आप वक्त के साथ इसमें आप 2 क्रॉप भी ले सकते हैं आलू के पौधों की, जबकि हम नेट हाउस में कोकोपीट से मतलब वहाँ हार्डन प्लांट्स की सिर्फ 1 क्रॉप ले सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। थैंक यू। इस टेक्निक में मतलब जैसे खेत में आप खाद पानी देते हैं, ये यूरिया डालते हैं, यूरिया डालते हैं, NPK डालते हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बोरिक एसिड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये ट्रीटमेंट होती है, इसको हम डिज़ोल्व करके विद दी हेल्प ऑफ इसी pH मीटर की मदद से वो हम इसी एडजस्ट कर देते हैं। इसी इतनी भी हाई नहीं कर देते कि हमारे ट्यूबर बने ना, और इतनी डाउन भी नहीं कर देते कि कैनोपी मैनेजमेंट हो ना सके। तो हमें क्रॉप को देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि आज इसी मुझे इतना रखना है, कल इतना रखना है, 1 वीक बाद इतना रखना है, तो उससे हम प्रिपरेशन करते हैं।
और जैसे हमारे मिनी ट्यूबर तैयार हो जाते हैं, आज हमने प्लांट्स लगाया तो इसमें 30 से 40 दिन के बाद हमें मिनी ट्यूबर मिलने शुरू होंगे और 2 से 3 ग्राम जैसे हमारा साइज हो जाता है तो उसको हम मैनुअली तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसे बेविस्टीन से वॉशिंग देते हैं, फंजीसाइड का जो काम करती है। उसकी रिकमेंडेड डोज होती है 2 ग्राम पर लीटर, तो उससे ताकि कोई इन्फेक्शन आगे ना फैले। और हवा में ड्राई करने के बाद नीचे न्यूज़पेपर रखने के बाद उसे फिर हम वहाँ लाइट्स के नीचे रखते हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल कूलिंग चैम्बर में। वहाँ 12 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कि वो लाइट्स के नीचे रखने का मतलब होता है उसको फोटोसिंथेसिस का काम करती है। जैसे आलू की स्किन कच्ची होती है ना, तो उससे मतलब स्किन पक जाती है वहाँ पे जाके। तो कितनी कारगर है एरोपोनिक्स तकनीक किसानों के लिए? ये एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये किसानों में भविष्य में किसानों की मांग को पूरी कर सकता है, लेकिन इसको शुरू से करने से पहले कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपने आसपास के एरिया की स्टडी करनी है कि आपके एरिया में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे कुफरी पुखराज की डिमांड होती है कुरुक्षेत्र और शाहबाद के एरिया में, यूपी वाले फार्मर्स डिमांड करते हैं हमारे चिप्सोना 1 की। तो इस तरीके से जैसे जिस एरिया में डिमांड जैसी है वो आप प्लांट्स इनको लगाएं एरोपोनिक्स में और आप बेहतर मुनाफा आप कमा सकते हैं। कितनी जल्दी पौधा तैयार होता है और पौधों से क्या कारगर सिद्ध है किसानों के लिए? काफ़ी। हाँ जी, ये बिल्कुल कारगर किसानों के लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध है। इसमें पौधा आपका मतलब 30 से 40 दिन में मिनी ट्यूबर देना शुरू कर देगा। तो वो सॉइल में तो आपको मिलेंगे 8 से 10, यहाँ आपको उसके 3 टाइम मल्टीपल 30 से 40 भी मिल सकते हैं, 50 की भी एवरेज आ सकती है। तो इसलिए कारगर है ये टेक्नोलॉजी। किसान भी आते हैं दूर दूर से देखने? हाँ जी, हमारे यहाँ किसान भी आते हैं दूर से देखने। कोई यूपी से आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, कुरुक्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ आते ही रहते हैं विजिट करने के लिए। इस तरह आय दुगनी करने का भी हो सकता है किसानों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल किसानों की आय दुगनी भी कर सकते हैं। मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब आप इसमें जैसे हम तो 1 क्रॉप लेते हैं, पर CPRI भी लेटेस्ट मेथड डेवलप कर चुकी है जिससे आप 2 क्रॉप ले सकते हैं आलू की। तो एक ही बार पौधा लेना पड़ता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी सर, ये मतलब जैसे टिश्यू कल्चर लैब में मतलब इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले टिश्यू कल्चर लैब से। तो टिश्यू कल्चर लैब शुरू करने के लिए आपको पहले CPRI से प्लांट लेके आना पड़ेगा, मदर कल्चर जिसे बोलते हैं, वो लेके आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लैब में उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही हमारा आलू का सीज़न आ जाएगा तो उन पौधों को धीरे धीरे टेम्परेचर पे बाहर निकालेंगे। फिर वही प्रोसेस है कि मतलब कोकोपीट में हार्डन किए 20 से 25 दिन हार्डन करने के बाद उसे एरोपोनिक्स में ले आएंगे। और एक ही बार अपने पौधा लगाना है यहाँ पे, दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ के लिए भी काफ़ी कारगर संस्थान के लिए सिद्ध हो रहा है? हाँ जी, संस्थान के लिए अच्छी इनकम हो रही है इसको यहाँ से। जितना मतलब जिस पे जितना कॉस्ट है इस पे कंस्ट्रक्शन पे, तो उतना ये कवर हो जाता है आपको 2-3 सीजन में आपका। तो आसान भाषा में किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे किसानों को? किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब पहले वो अपने आसपास के एरिया की स्टडी करें, उनके एरिया में किस शीट की डिमांड है। जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब जैसे पुखराज की डिमांड होती है कुरुक्षेत्र और शाहबाद के एरिया में, यूपी वाले चिप्सोना 1 कुफरी मोहन की डिमांड करते हैं। तो उस हिसाब से अपने पहले मतलब थोड़े मार्केटिंग सेट कीजिए आप लोग, और उसके बाद अपने उसे पौधों को यहाँ लगाइए एरोपोनिक्स में, और उससे अब जो मिनी ट्यूबर बनेंगे उनको आप सेल कीजिए, गवर्नमेंट के रेट पे ही बेच दीजिए। और ये पर पीस के हिसाब से बिकते हैं, 3 रुपये पर पीस, 5 रुपये पर पीस। तो उससे किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। पहली बार हो सर जैसे एरोपोनिक हवा में तैयार? हाँ जी, तो हवा में आलू मतलब उगाने का मतलब यही है, पहली ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। ये चाइना से बाद ये फिर भारत में, और भारत में भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है काफ़ी। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इसके ऊपर, 35% सब्सिडी देती है इसके ऊपर। किसान भी लाभ उठा रहे हैं? किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं, कुछ लगा भी सकते हैं इसके ऊपर। तकनीक के हिसाब से वाकई ये क्रांतिकारी साबित हो रही है। साथ ही ये तकनीक किसानों को ये संदेश देने का काम करती है कि किसान अब तकनीकी खेती को अपनाएं, समझें और अपनी आय को भी दोगुना करें। इस परिप्रेक्ष्य में हरियाणा सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित लगातार कर रही है। साथ ही किसानों को तकनीक के बारे में जागरूक करने के लिए समय समय पर कैंप और कृषि मेलों का आयोजन भी करवाया जाता है। और गीता जयंती महोत्सव जिला स्तर पर भी मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अलग अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम है, तो वहीं गीता महोत्सव जिला स्तर पर भी मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अलग अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई। फतेहाबाद में हवन यज्ञ के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इस मौके पर मौजूद रहीं।
देखिए, ये गीता जयंती का कार्यक्रम है और इस गीता जयंती का ये 3 दिन का कार्यक्रम है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैं पहले यहाँ पर इसका उद्घाटन फतेहाबाद में कर रही हूँ, उसके बाद मैं CPLU जो सिरसा में जाऊँगी इसका उद्घाटन करने के लिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस तरह से हम गीता महोत्सव को मनाएं और गीता महोत्सव के माध्यम से हम अपनी जो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उसमें जो हमारे अंत्योदय के माध्यम से जैसे हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें अंतिम जो छोर पर, अंतिम पंक्ति पर जो इंसान खड़ा है उस तक सरकार की जो योजनाएं कैसे मुहैया करवाई जाएं, इसका भी एक तरह से एग्जीबिशन है। और इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो भी हमारी बढ़े और हम जो है आध्यात्मिक लाइन के ऊपर भी चलें, इस चीज़ की सोच को लेकर ये गीता महोत्सव जो है पूरे हरियाणा भर में मनाया जा रहा है। सोनीपत से शुरू हुए गीता महोत्सव जयंती समारोह का शुभारंभ विधि पूर्वक सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। गीता जयंती विशेष तौर पर ढोल नगाड़े, विभिन्न तरह की प्रदर्शनी अनेक विभागों द्वारा लगाई गई। भारी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने इस समारोह में भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने सांसद को श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। अलग अलग तरह के बैनर पोस्टरों से श्री कृष्ण से जुड़ी महिमा को दर्शाया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के दौरान शिव की वेशभूषा में भी अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए समारोह में शामिल हुए और साथ ही आगामी 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर सांसद ने कहा कि अब देश ही नहीं विदेशों में भी गीता जयंती का आयोजन कर रहे हैं। हरियाणा में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण का संदेश जन जन तक पहुंचाकर एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं यमुनानगर में 3 दिवसीय गीता महोत्सव समारोह का आगाज हुआ। यमुनानगर के SDM सुशील कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का आरंभ हुआ है, जिसका समापन 4 दिसंबर को होगा, जिसमें हरियाणा के सूक्ष्म मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, जिसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। आज इसमें अभी कल्चरल प्रोग्राम जारी रहेंगे। कल इसमें हमने सेमिनार का आयोजन किया है, वो 12:30 बजे MLN कॉलेज में होगा। परसों हमने गीता पे शोभा यात्रा रखी है, जो 2 बजे टाउन हॉल जगाधरी से शुरू होकर के इसी ग्राउंड पर समाप्त होगी। और कल्चरल प्रोग्राम कल भी रहेगा, परसों भी रहेंगे और शाम को समापन के लिए माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और 6 बजे समापन कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा फरीदाबाद सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ और सरकारी विभाग की तरफ से यहाँ स्टॉल लगाए गए, जिसमें एक स्टॉल रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा और नियम को लेकर लगाई गई, जिसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि सड़क पर तेज वाहन न चलाएं, दोपहिया वाहन को हेलमेट पहनकर ही चलाएं। फरीदाबाद में गीता महोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से गीता का उपदेश लोगों तक पहुँचाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक कवायद और भी यहाँ पर बहुत अच्छी शुरू की गई है कि जो हमारे खाने पीने का जो सामान है वो स्वच्छ होना चाहिए और जो पहले से बनता आ रहा वो होना चाहिए। आप देख सकते हैं देसी तरीके से यहाँ पर मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी बनाई जा रही है और साथ में चूल्हा आप देख सकते हैं और मिट्टी का तवा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले पुराने समय में लोग अपने घरों में रोटियां पकाते थे चूल्हे पर और मिट्टी के तवे पर और कहीं ना कहीं गोबर के उपलों से और लकड़ियों से, तो वो पैटर्न यहाँ पर अपनाया गया और साफ तौर पर बदलाव हमारी कोशिश ये यहाँ पर जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से लगाया गया। देसी शुरुआत आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बैनर बनाकर लगाया गया ताकि लोग अच्छा खाएं और साफ तौर पर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो दूध दही का खाना हरियाणा का बताया जाता है। उसी बात को यहाँ चरितार्थ करते हुए आप देख सकते हैं मक्खन और रोटी और साफ तौर पर घर की सब्जी मिट्टी के बर्तनों में यहाँ पर परोसी जा रही है और एक अच्छी शुरुआत इसको कह सकते हैं ताकि लोगों तक मैसेज जाए। एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश है कि लोग अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और साथ में जो बीमारियां हैं वो भी नहीं पनप पाएंगी, क्योंकि अच्छा खाना ही शरीर को पौष्टिकता देता है। सुषमा जी हैं जो सारा संचालन यहाँ पर करेंगे, इनसे हम जान लेते हैं। सुषमा जी, क्या संदेश आप देना चाहती हैं? सर, मैं संदेश यही दूंगी कि जितना हो सके हम अगर अपने देसी खाना अपनाएं, अगर देसी रहन सहन अपनाएं तो सबसे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और अच्छे भी रहेंगे।
हम एक दौड़ में जा रहे हैं कि विदेशी खाना, बर्गर, चाउमीन, और यही कारण है कि हम सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो कहाँ से एकत्रित किया है सारा सामान? क्या फ्री में चल रहा है या कुछ इसके? नहीं सर, ये पे है, लेकिन ये सारा अपने घर का है, हमने घर पे बनाया। बाजरा है वो हमारे घर का है, गेहूं का आटा है वो घर का है, हम मक्के का आटा हम बाहर से लाए हैं, बाकी ये कढ़ी बाजरा सब हमने खुद बनाया, घर पकाया है जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? तमाम तरह के डिश आपने बनाए हैं। सर मेरा तो मानना ये है कि मैं एक खुद शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन जब मैंने जाना कि जितना आप अपना सिंपल खाना अपनाओगे उतना बीमारियों से दूर रहोगे, उसके बाद मैंने एक कोशिश की थी कि भाई मैं लोगों तक पहुंचा सकूं सादा सिंपल खाना, खासतौर पे चूल्हे की रोटी हुई, बाजरे की है, ये मौसम के हिसाब से ही तो बनाई गई है क्योंकि हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसीलिए आगे तक पहुंचाने के लिए एक उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत इसको बताया जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ दुनिया में गीता के संदेश पहुंचाने के लिए गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धर्मनगरी में जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, तो वहीं जिला स्तर पर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।